आज का हम लोग का टॉपिक्स है लवण साल्ट। कल के क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल जिसे हम यूनिवर्सल स्केल सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। ये स्केल जो होता है हमारा किसी विलयन में H प्लस आयन के सांद्रता पर काम करता है। और ये जो है स्केल भिन्न भिन्न मिश्रणों के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता जिस हिसाब से रहती है, सांद्रता का मतलब क्या होता है, शक्ति। किसी विलयन में H प्लस मतलब एसिड को हम डालते हैं तो H प्लस आयन में टूटता है। H प्लस आयन की जो मात्रा होती है वह उसके क्या कहलाता है, शक्ति या सांद्रता कहलाता है। तो H प्लस आयन की सांद्रता के हिसाब से ये पीएच स्केल जो होता है या पीएच का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न रंगों में क्या होता है, प्रदर्शित करता है। ये सूचक जो होता है किसी विलयन में H प्लस आयन के अनुसार उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके लिए पीएच स्केल में जो होता है दो चीजें होता है, एक पीएच पेपर होता है और एक होता है पीएच चार्ट पेपर। तो पीएच जो पेपर होता है वो आपका पीएच पेपर जो होता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीएच पेपर हो गया, ये येलो कलर में नहीं, ये पीएच चार्ट पेपर हो गया। तो मान लो कि आपके पास कोई विलयन है, अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, लवण हो सकता है, नहीं। तो इस पीएच पेपर पर जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इस पीएच पेपर पर हम उसका कुछ बूंद रखेंगे। तो रखेंगे तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन की सांद्रता के हिसाब से इस पीएच पेपर का कलर बदल जाएगा। और कलर जब बदल जाएगा तो यहाँ से हम मैच करेंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका पीएच चार्ट पेपर, देख रहे हो ना यहाँ पर। अब जिस रंग में होगा तो यहाँ पर हम रंग को हम मैच करेंगे। अब मैच करने के बाद मान लो कि आपका डीप रेड आता है तो इसका पीएच मान यहाँ पर कलर दिया है और उसका पीएच मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से हम बता देंगे कि ये जो विलयन है अम्ल है या क्या चीज है, क्षार है, और उसकी शक्ति कितनी है ये भी बता देंगे। क्योंकि पीएच स्केल जो है वो पीएच का मान उस पर 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर के 14 तक रहता है। तो 7 से कम होगा इसका मतलब अम्लीय होगा, और 7 से जितना ही कम पीएच मान होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। 7 से 14 तक क्षार होगा नहीं, और 7 से जितना ही हम आगे बढ़ेंगे वो उतना ही उसकी क्षारीयता मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज का होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें पीएच मान की सहायता से एसिड है कि बेस है वो भी बता देंगे, और कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये भी हम क्या करेंगे, बता देंगे। जैसे एक हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पीएच पेपर हम ले लेते हैं, ये पीएच पेपर हम ले लेते हैं। ये पेपर खास तरह का होता है नहीं, एक हम पीएच पेपर यहाँ पर ले लेते हैं। और हम क्या करते हैं कि अब ये अम्ल है कि क्षार है हमें पता नहीं, हमको पता भी करना है कि क्या चीज है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पीएच पेपर पर इसका कुछ बूंद हम रखते हैं, कुछ बूंद हम डालते हैं, देखते हैं कि इसका कलर किस तरह से चेंज होता है, कलर इसका किस तरह से चेंज होता है। अब देखो ये हो गया अपना पीएच पेपर हो गया नहीं। अब हम इसमें डालते हैं, देखते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज होता है। देखो इसका कलर जो है इस तरह का हो गया आपका नहीं, इस तरह का हो गया। अब अपने पास पीएच पेपर है, क्या चीज है, पीएच पेपर है अपने पास। अब इसको मैच करेंगे कि ये किस कलर से मैच होता है नहीं, किस कलर से मैच होता है। अब यहाँ पर आप इसमें देखो ये किस कलर से मैच होता है, ये देखो यहाँ पर आप, तो आई थिंक इससे मैच करता है, ये वाला
ये वाला कलर से क्या करता है, वो मैच करता है ये वाला कलर से। और इसका पीएच मान नीचे लिखा हुआ है, कितना है जी इसका पीएच मान, कितना है, 2 है। मतलब कि ये एसिड है, और 2 का मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग है। तो लगभग ये HCl हो सकता है, क्या हो सकता है, HCl। तो जिसका, तो ये तो हमको पता चल गया। नहीं, उसी तरह से हम कुछ और एसिड लेंगे तो उसमें इसका कलर कुछ और हो जाएगा, फिर यहाँ पर मैच करेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग है या क्या चीज है, वीक है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा लिक्विड लेते हैं, क्या लेते हैं, एक दूसरा विलियन लेते हैं। अब हमको पता नहीं कि वो अम्ल है या क्या चीज है, क्षार है। अब एक दूसरा लेते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, अब टेस्ट करते हैं ये वाला, ये क्या चीज है, इसका कलर देखते हैं। नहीं, तो चलो देखते हैं, इसमें डालते हैं। अरे वाह, इसका कलर तो चेंज हो गया। नहीं, अब देखो, H+ आयन की सांद्रता के हिसाब से कलर चेंज हो गया। अब हमारे पास है पीएच पेपर, क्या चीज है। अब इसको हम मैच करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम मैच करेंगे। तो मैच करोगे तो आप देखो, अभी यहाँ पर पीएच पेपर हो गया। अब इससे मैच करो कि ये किस कलर का हुआ, ये किस कलर का हुआ। देखो तो जी कौन सा कलर है ये, 11 वाला से मैच कर रहा है। नहीं, मतलब इससे ये मैच कर जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है आपका। इसका मतलब हो गया कि इसका कितना पीएच मान, 11 है। इसका मतलब हो गया कि ये क्षार है, और स्ट्रॉन्ग क्षार है। ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग क्षार है। तो इस तरह से हम पीएच पेपर और पीएच चार्ट पेपर की सहायता से हम कौन सा अम्लीय, कौन सा जली विलयन जो है अम्लीय है, और कौन सा क्षारीय ये भी बता सकते हैं। कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लवण, क्या चीज, लवण, साल्ट्स। तो इसके लिए हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जो यहाँ पर हमने बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जिंक हो गया, ये हो गया H2SO4। तो ये धातु हो गया, ये हो गया एसिड। धातु के रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस क्या बनता है, H2। अब ये जिंक सल्फेट वही हम पीएच पेपर के साथ जान सकते हैं। तो जिंक सल्फेट को हम पीएच पेपर पर डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज, या हो सकता है कि कलर हल्का फुल्का चेंज भी हो जाए, ये कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो है फिलहाल हम ये प्रैक्टिकली आपको हम ये बता रहे हैं कि फिलहाल ये मान कर चलो कि ये जो है पीएच पेपर पर जब इसको हम डालेंगे, अब पीएच चार्ट पेपर से मैच करेंगे तो इसका पीएच मान 7 बताएगा। नहीं, तो 7 बताएगा, इसका मतलब कौन सी हो गया, ये लवण हो गया, साल्ट हो गया। साल्ट में क्या होता है, न तो अम्लीय प्रॉपर्टीज होता है और न तो क्षारीय प्रॉपर्टीज होता है। तो ये हो गया साल्ट, लवण हो गया। नहीं, उसी तरह से जिंक की अपक्रिया NaOH जो हमारा क्षारीय है, कौन सी है, क्षार है। तो जिंक की अपक्रिया यदि हम क्षार से कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी कौन सी है, साल्ट है। क्या चीज है, साल्ट है। उसी तरह से HCl और NaOH एसिड और बेस के रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये NaCl साल्ट से बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। तो ये सब साल्ट है, लवण है। तो इस तरह से हम बहुत सारा लवण का निर्माण क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि लवण कितने होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा, अनगिनत होंगे, बहुत सारा लवण होते हैं, बहुत सारा लवण होते हैं, साल्ट होते हैं। तो जो हम नमक खाते हैं वो भी एक तरह का साल्ट है, लवण है। नहीं, तो साल्ट का मतलब जनरली हम लोग समझते हैं NaCl, खाने वाला नमक। नहीं,
ये जितना आप देख रहे हो ना, ये सब साल्ट्स है, नमक है, ये सब सब। हाँ, ये लवण है, कौन सी है, लवण है। लेकिन फिलहाल हम लोग यूज किसका करते हैं, NaCl का। इसीलिए इसको हम बोलते हैं साधारण नमक, कॉमन साल्ट इसको बोला जाता है। असल में तो अभी हमने बात किया कि ये लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। लवण का मान जो होता है वो निर्भर करता है कि आप जो दो चीजों को रिएक्ट करा करके जो लवण बनाए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर निर्भर करता है, दो कंपाउंड के रिएक्ट करा करके जो आप साल्ट्स बना रहे हैं, तो दो कंपाउंड जो रिएक्ट करता है वो निर्भर उसी के ऊपर निर्भर करता है कि ये पूरी लवण जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी जो होगा अम्लीय होगा या क्या होगा, क्षारीय होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमने लिया है कि यदि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है, यदि अम्ल जो है प्रबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, और क्षार भी प्रबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि प्रबल और दुर्बल क्या होता है, H+ आयन की मात्रा, मतलब कोई एसिड को जल में घुलाते हैं तो उसके जितने भी अणु है वो टोटल का टोटल H+ में टूट जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने भी मोलकुल है वो कुछ टूटे H+ में, कुछ नहीं टूटे, तो क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। तो H+ आयन की सांद्रता के हिसाब से हम उसको बताते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन क्या चीज है, वीक है। कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन क्या चीज है, वीक है। तो प्रबल और दुर्बल तो आप समझ गए स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यदि लवण बन रहा है, उस लवण को बनाने में यदि प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक जो है बेस क्षार, सॉरी प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से लवण और जल तो बनेगा। तो जब ये लवण बनेगा तो इस स्थिति में उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। कब, जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तब, मतलब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, दोनों के रिएक्शन से जो लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पर HCl ये स्ट्रॉन्ग होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों के रिएक्ट कराएंगे तो हम जानते हैं अम्ल क्षार रिएक्शन करेगा तो साल्ट तो बनना ही है। नहीं तो क्या बना, NaCl अब प्लस H2, तो ये लवण हो गया। अब इसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7। अच्छा फिर एक लेते हैं, यदि अम्ल स्ट्रॉन्ग हो, प्रबल हो, और क्षार कौन सी हो, दुर्बल हो। प्रबल अम्ल हो और क्षार कौन सी हो, तो स्वाभाविक अम्ल क्षार के मिलने से लवण बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, तो चूंकि अम्ल प्रबल है तो ये साल्ट बनेगा ना, ये वाला NH4Cl, तो ये साल्ट जो होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अम्ल कौन सी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब इसका पीएच मान 7 होगा या 7 से कम होगा, 7 से क्यों कम होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस लवण के अंदर जो है एसिड का प्रॉपर्टी हल्का सा आ जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। नेचर में क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, मतलब ये अम्लीय हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं कि यदि दुर्बल अम्ल ले लें, क्या ले लें, दुर्बल अम्ल यदि अपने पास हो, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार हो, तो इस स्थिति में भी क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, लवण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब बताओ कि ये लवण जो बनेगा इसके अंदर ये जो होगा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर जो लवण बनेगा इसके अंदर क्षारीय प्रॉपर्टी आ जाएगा, अर्थात इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट हमारा आ गया कि यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हो तब क्या होगा, दोनों वीक हो तब किसका प्रॉपर्टी इसके अंदर आएगा, जो लवण बनेगा। तो हम कह नहीं सकते, बताना बड़ी मुश्किल है। ये निर्भर करेगा कि आप कौन सा अम्ल ले रहे हैं, दुर्बल, और कौन सा क्षार ले रहे हैं। नहीं तो इसमें कंफ्यूजन है, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो अब तो इतना याद हो गया कि दोनों प्रबल रहे तो जो लवण बनेगा उसका पीएच मान 7 होगा।
प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तो लवण बनेगा, तो उसके अंदर किसका प्रॉपर्टी, अम्लीय प्रॉपर्टी आ जाएगा। यदि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तो जो लवण बनेगा क्षारीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, मतलब उसका पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो आज का जो हमारा, अब जितने ये साल्ट्स हैं सभी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हम यहाँ पर स्टडी करेंगे साधारण नमक, कॉमन साल्ट, जिसको हम NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। और इस NaCl से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, फिर आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, फिर आपका आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, CaOCl2 या इसी को CaOCl कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जिसको कहा जाता है। इसी से बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। किससे बनाया जाता है, नमक से। किससे बनाया जाता है, नमक से। तो साल्ट जो कौन सा नमक, NaCl, NaCl से 4 प्रोडक्ट आपका बनता है। तो सोचिए एक नमक जो होता है, एक नमक से हम कितना सारा प्रोडक्ट बनाते हैं, कितना सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम नमक की बात कर लेते हैं। तो जो नमक, साधारण नमक की हम बात करते हैं, वो बनता है HCl और NaOH को मिलाने से बनता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो जनरली ये नमक जो होता है हम समुद्र के पानी से हम लोग बनाते हैं। नहीं, ये बनाना लैब में इतना सारे लोगों के लिए है कि नहीं, कि जनरल लोगों को नमक खाना ही है। नमक क्या करना है, खाना है। एक मानक के अनुसार, एक मानक के अनुसार पर डे हर आदमी को लगभग ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 ग्राम नमक खाना चाहिए। लेकिन जनरली लोग जो है आजकल 10 से 15 ग्राम नमक क्या करता है, खाता है। तो जो हमारे हेल्थ के लिए कौन सी है, खराब है, अति हो जाए तो भी खराब है। तो नमक जो होता है वो हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। इतना हेवी अमाउंट कहाँ से प्राप्त होगा, जनरल इसको लैब में हम नहीं बना सकते हैं, नहीं। तो इसके लिए हम कहाँ से उसको नमक प्राप्त करते हैं, समुद्र से। तो समुद्र में क्या होता है कि पानी, उसमें समुद्र में आप जानते हैं कि क्या कहते हैं समुद्र में, कि जो उसमें नमक की मात्रा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। लगभग 1 लीटर पानी लीजिएगा समुद्र का, तो उसमें से 250 ग्राम जो है आपका नमक निकलेगा। मतलब सोचो कि यदि 1 लीटर पानी ले लो और उसमें 250 ग्राम नमक मिला दो, तो उसका जो स्वाद होता है ना, वही समुद्र के पानी का स्वाद होता है। बिल्कुल खारा होता है, बिल्कुल क्या होता है, खारा होता है। तो समुद्र की लहरें चलती है कि नहीं, ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं। तो लहरें ऐसे चलती है और जगह जगह किनारे पर ऐसे मेढ़ बना दिया जाता है, खेत के जैसा बांध बना दिया जाता है। तो पानी का लहर जब उठता है तो वहां पर झाग बनता है, और झाग जब आगे जाता है इस तरह से, और फिर जब पानी बैक होता है, क्या होता है, बैक होता है, तो झाग जो होता है वो मेढ़ में खेत के अंदर क्या हो जाता है, रह जाता है, और बाकी पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो उस झाग को जो है सुखा करके और उसको क्या किया जाता है, फिल्टर वगैरह करके साफ करके क्या बनाया जाता है, नमक। तो उस जो नमक जो बनता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, तो उन अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो हटाने के लिए जो है सब मशीनी में रिफाइन किया जाता है। लेकिन फिर भी नमक में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, जिसमें एक अशुद्धि होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सा अशुद्धि होता है, नमक जो हम लोग यूज करते हैं खाने में, उस नमक में एक जितना भी अशुद्धियां होती है लगभग सबको हटा दिया जाता है। लेकिन एक अशुद्धि की मात्रा रह जाती है, और वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या चीज, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। अब ये अशुद्धि जो होता है, ये वायु से जो होता है उसको नमी को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है, ये हवा में जो नमियां होती हैं, जो जल होते हैं, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। और सोखने के बाद, अवशोषित करने के बाद वो पिघल जाता है। क्या होता है, वो पिघल जाता है। इसीलिए आप लोग नमक देखते होइएगा कि हम लोग खुला में इसे रख देते हैं तो पिघल जाता है। क्यों पिघल जाता है, क्योंकि नमक में जो अशुद्धि होती है, वो अशुद्धि का क्या नाम है,
मैग्नीशियम क्लोराइड। वो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है, जो हवा में जो नमी होता है, जल के जो कण होता है उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद से क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो जो नमक अच्छा क्वालिटी का नहीं होता वो ज्यादा पिघलता है, क्योंकि उसमें ज्यादा औषधियाँ होती है। और जो नमक अच्छा क्वालिटी का होता है उसमें औषधियाँ क्या होती है, कम होती है। इस उसके अलावा उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है। क्या मिला जाती है, आयोडीन। आयोडीन इसलिए मिला दिया जाता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो नमक को मिला देने से, सबको नमक यूज करना है, तो नमक सबको यूज करेगा, तो ये तो जरूरी नहीं है कि मेडिकल पर जाएंगे आयोडीन लेंगे खाएंगे। नहीं, उससे क्या हो जाएगा कि मेडिकल स्टोर पर यदि मिलता तो उससे हमें खरीदने में आलस हो जाता, तो कोई खरीदता, कोई ऐसा है चलो बाद में उसको खरीदा जाएगा, है कि नहीं। अब वैसे क्या होता था कि घेंघा रोग हो जाएगा या घेंघा रोग हो सकता था, नहीं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने, बुजुर्गों ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे चीजों में मिला दें जो मजबूरी है, सबको खाना ही है। तो क्या लगा, नमक। तो नमक में आयोडीन क्या किया जाता है, मिला, कुछ परसेंटेज कुछ मिला दिया जाता है, जिसे हम पढ़ लेते हैं, और इसके कारण हमें घेंघा रोग नहीं होता है। तो आपको प्रश्न आए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। अब हम बात करते हैं, इसी तरह से एक होता है सेंधा नमक। कौन सा नमक, सेंधा नमक होता है। सेंधा नमक आप लोग खाए होइएगा, नहीं। तो सेंधा नमक जो होता है वो भी समुद्र, होता क्या है, होता क्या है कि समुद्र का पानी जो होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि वो कहीं सूख जाता है। जैसे नदी वगैरह होता है, पानी कभी यहाँ बहता है कि नहीं। तो यहाँ पर अब नदी का धारा इस साइड में आ गया, तो यहाँ पर जो गड्ढा टाइप का कुछ बन जाता है, पानी रहता है, धीरे धीरे पानी वहाँ क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो वैसे ही समुद्र का कुछ पानी जो होता है ना, कहीं कहीं इस टाइप का होता है कि वो सूख जाता है। तो सूखने के कारण नमक भी उसके साथ साथ सूख जाता है, और उसके ऊपर से जो होता है बालू का रेत वगैरह जमा हो जाता है। अब धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वो क्या होता है कि जो बालू में एक्चुअली होता है, लाल कण होते हैं, नहीं। जो समुद्री जो बालू होता है ना, उसमें लाल कण होता है। तो वो नमक पर चढ़ जाता है, और सूख जाने के बाद वो चट्टान के जैसा जो होता है ना, वो चट्टान के जैसा बन जाता है। और लोग जो होते हैं उसी चट्टान को तोड़ करके और लाते हैं, जिसे हम सेंधा नमक के नाम से जानते हैं। वो सेंधा नमक जो होता है लाल भूरा कलर का होता है, नहीं। एक होता है बेरिया नमक, तो वो तो बनाया जाता है। एक सेंधा नमक दुकान में मांगिएगा, सेंधा नमक हल्का सा लाल भूरा कलर का होता है, नहीं। तो वो नमक आपको मिल जाएगा। तो जो लाल भूरा आपको दिखता है ना, उसमें बालू के जो लाल कण होते हैं वो मिले रहते हैं, जिसके चलते वो लाल आपको दिखता है, लाल भूरा कलर का आपको दिखता है। तो किसके कारण दिखता है, उसमें बालू के कण जो सूख, हाँ, उसके अंदर जो मिल जाते हैं, जो अशुद्धि माना जा सकता है, उसके कारण वो लाल भूरा दिखता है, लाल भूरा दिखता है। और नमक से और चीजें होती है। नमक से, नमक यदि हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के जो तंत्रिका तंत्र है वो सुचारू रूप से काम करता है। नमक से हमारे पेट के अंदर आमाशय में एक एसिड होता है, उस एसिड का क्या नाम है, हमारे आमाशय में एक एसिड होता है, उस एसिड का क्या नाम है, HCl। क्या नाम है, HCl, नहीं। वो HCl जो होता है नमक के चलते ही उत्पन्न होता है। और वो HCl यदि हमारे पेट के अंदर नहीं बने, तो उस स्थिति में जो हम खाना खाते हैं, तो खाना जो खाते हैं तो उसके लिए अम्लीय, पचने के लिए, जैसे मान लो प्रोटीन हो गया, पेप्सिन, ये सब जो एंजाइम्स वगैरह हो गया, तो उसको पचाने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए। तो अम्लीय माध्यम के रूप में क्या रहता है, HCl। वो HCl यदि नहीं रहेगा तो वो सभी चीजें नहीं पच पाएगा आपके पेट के अंदर, पेट के अंदर। उसके अलावा जो हानिकारक जो चीजें हम ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके साथ बहुत सारा हानिकारक कीटाणु जाती हैं, तो HCl उसको भी क्या करता है, डैमेज करता है। तो HCl किसके कारण उत्पन्न होता है, नमक के कारण। किसके कारण, नमक के कारण उत्पन्न होता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो होता है, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं, तो बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हर चीज को रिसीव करने के लिए कुछ मतलब कि क्या कहोगे उसको,
कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं ग्राही रिसेप्टर। नहीं, हम जो बोलते हैं आपके आपके शरीर तक पहुंचता है, तो जो हम बोल रहे हैं तो हम कान आप ढक बंद कर दीजिएगा तो भी आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, ऊपर कहीं का। यदि हम बोल रहे हैं, आप कान बंद कर लीजिएगा तो क्या आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब हम बोल रहे हैं, हमारे आवाज को आभास दिलाने के लिए आपके बॉडी के अंदर जो यंत्र है जिसको हम ग्राही कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं, वो है कान। क्या चीज है? कान। तो कान तक जाता है और इस कान में जो है, कान में मैसेंजर है। मैसेंजर का मतलब कि अब कान में जो है, ऐसे समझो कि चौकीदार है और वो चौकीदार मस्तिष्क को मैसेज देता है। तो उस चौकीदार को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। एक तरह का वो सेल होता है। नहीं, वो न्यूरॉन हो गया। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। न्यूरॉन जो होता है इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर इसका होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। नहीं, अब ये हो गया एंटीना। अब ये जो है कान के अंदर है आपका। अब ये आपके जब हम बोल रहे हैं ना, उस चीज को, उस इवेंट को ये एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करेगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसको आवेग में बदला जाएगा, अब बदल करके यहाँ पर आएगा। इसके बीच में फिर यहाँ पर गैप रहेगा। क्या रहेगा? गैप रहेगा। अब फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ से गैप से, फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, ऐसे 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 करते करते आपके ब्रेन तक ये फैला हुआ है। ये चीजें आपके ब्रेन तक फैला हुआ है। तो ये मैसेज देगा इसको। बीच में खाली स्थान रहता है। बीच में क्या रहता है? ये खाली स्थान रहता है। तो खाली स्थान से अब मान लो कि आपका मैसेज ऐसे हो करके गया, बीच में तो खाली है, तो इस खाली स्थान में होता है सोडियम। ये सोडियम कहाँ से मिलता है? NaCl से, नमक से मिलता है। इस गैप में क्या रहता है? सोडियम रहता है। ये सोडियम जब गैप में रहेगा तो फिर ये मैसेज ये रिसीव करेगा। फिलहाल इस तरह से समझो, आगे हम बायो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस तरह से रिसीव करेगा, फिर ये मैसेज इसको देगा। ऐसे से करते करते आपका मैसेज ब्रेन में आएगा। तो ब्रेन कैलकुलेशन करेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, अब फिर आपको आभास दिलाएगा। तो इस चीजों को आप टेकअप कर पाओगे, विश्लेषण करेगा, फिर आपको बताएगा फलाना आदमी ये चीज आपसे ये चीज कह रहा है कि नहीं। तो आप फील करोगे कि हम क्या चीज आपको, ये पीक होता है। तो यहाँ बीच में क्या रहता है? सोडियम। सोडियम कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। तो यही चीज देखते हुएगा कि गर्मी के दिन में हमारे शरीर से पसीना निकलता है बहुत ज्यादा। तो पसीना निकलता, तो पसीना जो होता है नमकीन होता है, मतलब पसीना के साथ नमक भी निकलता है। तो नमक का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो NaCl है वो निकल गया। तो निकल गया तो बीच में क्या हो जाएगा? खाली। तो बीच में क्या हो जाएगा? सोडियम की कमी हो जाएगा। और फलस्वरूप कोई कुछ कहेगा, है कि नहीं, तो ये बीच यहाँ से मैसेज यहाँ से पूरा नहीं जाएगा। तो मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर जो होता है ज्यादा लोड पहुंचता है। क्या पहुंचता है? लोड। इस तरह से हमारा मस्तिष्क जो है, सर जो है दर्द करना चालू कर देता है। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि अरे जल्दी से इसको नमक और क्या कहते हैं, चीनी और पानी का घोल इसको दो, सर दर्द करता है। नहीं, या कभी कभी मूर्छित होकर के आदमी गिर भी जाता है। तो क्यों गिर जाता है? क्योंकि ब्रेन के पास मैसेज ही नहीं पहुंच पाता है। अब ब्रेन जो होता है हमेशा एक्टिव रहता है, वो कभी भी शांत नहीं रहता है, और उसके पास किसी तरह का मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो ब्रेन जो होता है धीरे धीरे न्यूट्रल होना चालू हो जाता है, फलस्वरूप आपको दर्द का एहसास होता है। इसीलिए हम लोग चीनी और पानी में चीनी और नमक मिला लेते, तो चीनी क्या देता है? एनर्जी। और ये नमक क्या देगा? सोडियम बीच में आकर के भर जाएगा, और फिर आपको मैसेज मिलता रहेगा कंटिन्यू। और इस तरह से हम क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमारा, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हमारा नर्वस सिस्टम भी सुचारू रूप से चालू हो, इसके लिए जरूरी है कि हमें सोडियम मिले। वो कहाँ से मिलेगा? अब सोचिए कि एक साधारण सा नमक, आप लोग नमक छोड़ दे 2 दिन 3 दिन, तो देखिएगा आपके बॉडी के अंदर जो है झंझनाहट पैदा हो जाएगा। आपका बॉडी सही से काम नहीं करेगा। उपवास वगैरह हम आप लोग रख लेते हैं 1 दिन 2 दिन,
तो ऐसा लगता है कि आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है, कितना भी फल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेकिन ऐसा फील होता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि नमक छोड़ देने से सोडियम तो गायब हो जा रहा है, यही तो ब्रेन तक सब इंफॉर्मेशन को देगा। नहीं, तो इसीलिए इसीलिए ऐसा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि नमक से बनता क्या क्या चीज है। नमक से बनता क्या चीज, तो नमक से आपका नमक से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, नमक से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब देखते हैं कैसे बनता है। नहीं, इसका कुछ अपना रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर देखो, यदि नमक ले ले और जल ले ले, नमक और जल को मिला करके घोल बना दे, और घोल बनाने के बाद उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वहां पर आपका बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनेगा क्लोरीन, और बनेगा हाइड्रोजन। तीन प्रोडक्ट बनता है। नमक और पानी को मिला करके उसके अंदर यदि हम विद्युत सप्लाई करें तो तीन ठो प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं जो क्षारीय जो क्षार होता है, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, तीन प्रोडक्ट बनता है। तो चूंकि इसमें क्लोरीन भी बनता है और ये क्षार भी बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, तो नमक के जलीय विलयन, नमक के जलीय विलय में विद्युत धारा प्रवाहित करने से NaOH, Cl2 और H2 बनता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन और क्षार दोनों बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। क्लोरीन भी बन रहा है और क्षार भी बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। अब ये हो गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, अच्छा ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस का यूजेज यहाँ पर हम करेंगे। जो क्लोरीन गैस ये बनता है ना, इसकी सहायता से हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये हाइड्रोजन गैस हो गया, तो ये सब यूज कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि बहुत ऐसा फ्यूल है कि नहीं, रॉकेट वगैरह में, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो इतना सारा हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगा, तो नमक से हम लोग बना लेते हैं। नहीं, बैलून में जो आपको हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, नमक तो प्रचुर मात्रा में हमको मिलता है। नहीं, तो नमक से बनाना कौन चीज आसान है, नमक को पानी में मिला करके या समुद्री जल को में ऑलरेडी नमक और पानी है, नहीं, उसके ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो तीनों प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हमको ज्यादा इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा इसमें खर्च भी नहीं है। और इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस भी बन जाता है, क्लोरीन गैस भी बन जाता है। आज सभी का अपना अपना कौन चीज है, यूजेज है, कौन चीज है। तो फिलहाल इस क्लोरीन गैस का प्रयोग हम कहाँ पर करने वाले हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं, भुजे हुए चूने के ऊपर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। नहीं, भुजा हुआ चूना किसी कंटेनर में रख देंगे और उसके ऊपर क्लोरीन पाइप किसी मतलब किसी भी कोई भी व्यवस्था करके क्लोरीन गैस को उसके अंदर हम प्रवाहित करेंगे। तो क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा और इसका टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री होना चाहिए। कितना, या 313 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर का दो यूनिट होता है, एक डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, केल्विन। तो 40 डिग्री सी या 313 केल्विन होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर जब क्लोरीन गैस को हम शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर प्रवाहित करते हैं, तब हमारा बन जाता है विरंजक चूर्ण, और क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। नहीं, इस चीज को हम लोग, आपका आता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखे, अधिकतर बार एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना, या तो ये वाला देगा और नहीं तो ये वाला देगा, दोनों सेम चीज है। ये वाला और नहीं तो ये वाला, दोनों में से कोई एक दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, या कहेगा लिखे तो दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिएगा, कोई एक लिख दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा विरंजक चूर्ण क्या हो जाता है, बन जाता है। नहीं, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का यूज बहुत सारा जगह करते हैं। नहीं, जैसे मान लो कि व्हाइट कपड़ा है, तो व्हाइट कपड़ा को और व्हाइट करने में
है कि नहीं। इसका यूज हम लोग करते हैं। पेपर हो गया, व्हाइट पेपर बनता है तो उसको और व्हाइट करने में हम उसका यूज करते हैं, नहीं। उसके अलावा आप लोग देखते हैं पानी वगैरह को भी साफ करने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, नहीं। सबसे घर पे जो है देखते हैं कि चापाकल वगैरह रहता है तो वहां पर जो है बहुत सारा काई टाइप का, मतलब सवाल टाइप का हो जाता है, नहीं हो जाता है, पैर वगैरह बहुत फिसलता है। तो चाहे तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वहां पर मार करके ये करके और उसको ब्रश से साफ कीजिएगा तो एकदम पूरा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। मतलब अधिकतर इसके क्लीनिंग में इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, नहीं। तो बेकिंग सोडा के लिए चार चीजें हैं हर। अब ये एक्चुअली इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। प्रोसेस कौन सी है, लंबा चौड़ा है। लेकिन रिएक्शन आपको फिलहाल वो सब नहीं देखना है, रिएक्शन आपको याद रखना है। कह रहा है कि नमक और जल के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड और जल दोनों को मिला देंगे तो नमक का जलीय विलयन कहलाएगा। तो नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है तो आपका बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये बेकिंग सोडा हो गया। क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे घर पे कुछ बनता है कि नहीं, या बेकरी में इसका यूज होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने में, बिस्कुट बनाने में इसका क्या होता है, यूज होता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेकिंग सोडा। मतलब बेकरी में इसका ज्यादा यूजेज होता है। घर पे भी हम लोग यूज करते हैं जनरली, नहीं। घर पे भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हो गया बेकिंग सोडा। ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो अपच की स्थिति आ जाती है तो इसको भी हम लोग पी लेते हैं तो हमारा अपच की स्थिति क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब बेकिंग सोडा से बनता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा में क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एसिड, एसिड का मतलब कम पावर का, माने एसिड जिसकी पीएच मान क्या हो, हम मतलब कि कम कहे तो अब ऐसा ना है, कम तो ज्यादा हो जाए, पीएच मान कम होगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो, नहीं। मतलब 7 से थोड़ा सा कम हो, जैसे टार्टरिक एसिड हो गया जो इमली वगैरह में पाया जाता, नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने से बन जाता है बेकिंग पाउडर। दोनों में अंतर है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में अंतर है। बेकिंग पाउडर कैसे बना जाता है, तो बेकिंग सोडा में जो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल या इसी तरह का जो होता है, मतलब कम शक्तिशाली अम्ल को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब इस बेकिंग पाउडर का खासियत क्या चीज है, अब ध्यान से देखो। एक्चुअली आप बेकिंग सोडा को गर्म करोगे तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O बन जाएगा। इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग पाउडर, जो कपड़ा वगैरह धोने वगैरह में क्या होता है, यूज होता है। सर्फ समझते हो ना, तो सर्फ वगैरह में इसका यूज होता है। अब तुम कहोगे सर ये सोडियम बाई कार्बोनेट आप कह रहे हैं कि ब्रेड में, बिस्कुट में या घर पे हम लोग कुछ बनाते हैं, है कि नहीं, खाने वगैरह के लिए, तो स्पंज के जैसा हो जाता है। इसको मिला देने से क्या हो जाता है, स्पंज के जैसा हो जाता है। तो एक्चुअली जब हम उसको मिला देंगे तो उसमें तो ये सर्फ साबुन का लक्षण आ जाना चाहिए, नहीं। अरे सोडियम कार्बोनेट कौन सी है, वॉशिंग पाउडर है। तो वॉशिंग पाउडर सर्फ साबुन का स्वाद चखोगे तो कैसा होगा, खा पाओगे इसको। लेकिन इसको जब गर्म करते हैं, जैसे मान लो कि हम मैदा में मिला दिए, क्या किए, अब मैदा में मिला करके गर्म करेंगे तो पूरा स्पंज के जैसा हो जाएगा, तो उसके अंदर तो ये भी तो आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बनेगा तो इसका स्वाद कैसा होगा, खराब हो जाएगा। लेकिन हमको तो खराब लगता नहीं है, इसीलिए नहीं लगता है कि एक्चुअली हम बेकरी में जो यूज करते हैं वो हमारा बेकिंग पाउडर होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये हो गया, इसको गर्म करोगे तो ये वाला चीज बनेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर में ये भी तो होता है, तो इसको जब हम यहाँ पे यूज करेंगे बेकिंग पाउडर का तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये टार्टरिक अम्ल जो है ना, इस सोडियम कार्बोनेट को प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है, इसके स्वाद को कौन सी कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसका मतलब आपका सर्फ साबुन का स्वाद जो है नहीं मिलेगा। इसका यदि हम टार्टरिक अम्ल इसमें हम नहीं मिलाएंगे
इसका मतलब जो चीजें बनेगा उसके अंदर किसका स्वाद आ जाएगा? सर्फ साबुन का, अरे वॉशिंग पाउडर का स्वाद आ जाएगा। तो खा पाएंगे हम लोग? नहीं खा पाएंगे। इसीलिए बेकिंग सोडा में हम लोग टार्टरिक अम्ल मिला करके बेकिंग पाउडर बना देते हैं, और वही बेकिंग पाउडर जो है हम लोग यूज करते हैं चीजों को बनाने में, ब्रेड बनाने में, है कि नहीं, बिस्कुट बनाने में, पावरोटी बनाने में, या घर पे और सारी चीजों में करते हैं। अब उसमें होता क्या है, देखो कैसे काम करता है वो। मान लो कि आटा हो गया, आटा में आपने क्या किया, बेकिंग पाउडर डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया, मान लो आपको पावरोटी बनाना है तो बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब बेकिंग पाउडर डाल करके उसको आप जो है इतना बड़ा बड़ा गोला बना देते हो, बना देते हो ना। और उसके बाद से उसको आप लोग क्या करते हो, चलो भाई उसको तावा वगैरह में जो है रख देते हैं ताकि गर्म हो। तो तावा में वो रखते हैं ना उसको, तो देखो इसका मतलब है बेकिंग पाउडर का आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करोगे तो ये सब प्रोडक्ट बनेगा, तो ये सब प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो बनेगा तो उसको तो टार्टरिक अम्ल इसके कैंसिल कर देगा। अब बच गया कौन सा, CO2H2O। तो CO2 कौन सी है, गैस है, तो गैस है तो ये तो निकलेगा, तो निकलेगा। मान लो यहाँ पर गैस बन रहा है, यहाँ पर CO2 गैस बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो निकलेगा। तो निकलेगा तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। मान लो आटा हो गया तो यहाँ पर बना, तो ऊपर की तरफ क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। तो प्रेशर डालेगा तो यहाँ के आटा को क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ फैला देगा। नहीं, एक ऐसी स्थिति आएगी कि CO2 जो है इसके अंदर बारीक बारीक होल करके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और होल करके जब निकलेगा, तो होल जब हो जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह आकर के, वायु जो है आकर के इकट्ठा हो जाएगा, और वो स्पंज के जैसा आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उसको दबाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दब जाएगा। फिर दब जाएगा, नहीं दब जाएगा, और इस तरह से स्पंज के जैसा हो जाता है। और खाने में भी स्वादिष्ट होता है, देखने में भी क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। और नहीं तो बेकिंग यदि पाउडर नहीं तो क्या होगा, पूरा एकदम हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, वो सॉफ्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि CO2 गैस नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो स्पंज जैसा नहीं होगा, स्पंज जैसा नहीं होगा। इस तरह से बेकिंग पाउडर इस तरह से काम करता है। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा में, जैसे इनो आप देखोइएगा, तो इनो कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा में हम लोग मिला देते हैं सिट्रिक अम्ल, जो नींबू में पाया जाता है। बेकिंग सोडा रहता है और उसमें कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक अम्ल, मिला देते हैं तो बन जाता है क्या चीज, इनो। क्या बन जाता है, इनो, जिसको हम लोग अपच की स्थिति में क्या करते हैं, लेते हैं, एक एंटासिड की तरह बिहेव करता है वो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसको तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है इसी पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले इसको POP बोलते हैं। ये जो होता है जिप्सम, एक हार्ड कठोर पत्थर के जैसा होता है। ये एक्चुअली जापान के पेरिस के नजदीक कोई पहाड़ था। ईसा से लगभग 4-5-600 ईस्वी मतलब वर्ष पहले की ये बात है। तो वो पत्थर की खासियत ये था कि अगल बगल के लोग जो है उस पत्थर का टुकड़ा, वो पत्थर इस मतलब क्या कहते हैं, ये वाला जो होता पहाड़ वाला पत्थर उस टाइप से नहीं था, कुछ अलग प्रॉपर्टी वाला था। तो वहाँ के लोग जो है उस पत्थर को लाते थे, लाने के बाद से उसको उस हथौड़ा वगैरह से मतलब जो भी फोड़े उसको, तो फोड़ने से वो छोटे छोटे चूर में बदल गया। बदलने के बाद से उसको जब पानी डाला गया तो फिर वो उसी तरह हार्ड हो गया। वहां के लोगों ने, कहाँ पर, पेरिस के नजदीक कोई जगह है, वहां पर जो है जिप्सम का पर्वत है, पहाड़ है। तो वो पहाड़ जो है उससे कुछ चट्टान, कुछ पहाड़ को तोड़ करके वहां के लोगों ने शुरू शुरू में 500 वर्ष पहले की घटना है कि जहाँ से हम लोग को जानकारियां मिलती है। तो वहां के लोग उस पत्थर के टुकड़ा लाए, लाने के बाद से उसका चूर्ण बनाया। चूर्ण बनाने के बाद से एक बार में तो हुआ नहीं होगा, कोई पत्थर का टुकड़ा लाया होगा, कोई रख दिया होगा, है कि नहीं, कोई आया होगा तो चलो उसको थोड़ा सा फोड़ते हैं कि फूटता है कि नहीं फूटता है, फूट गया। अचानक किसी ने पानी डाला होगा, फिर देखा कि पानी डालने के बाद से फिर वो पहले के जैसा हार्ड हो गया, नहीं। तो अब लोगों के दिमाग में आया, अरे इसका यूज हम कहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहां पर उस चीज का यूज कब कहाँ पर किया गया, तो स्टेचू वगैरह बनाने में किया गया, मूर्ति बनाने में। अब मूर्ति बनाने में क्या था कि पत्थर तोड़ करके लाते थे, उसका बारीक पाउडर बना दिया। अब पाउडर बना देने के बाद से जैसे ही पानी में उसको मिलाया गया,
कि पानी से वो रिएक्ट करके फिर वो हार्ड हो जाता था। तो चलो मूर्ति बनाने के लिए क्या चाहिए, ऐसे ऐसे करके ऐसे शक्ल वगैरह बना दो, है कि नहीं। अब बनाने के बाद उसको छोड़ देने के बाद तुरंत वो सेट हो जाता था, और सेट होने के बाद से एकदम हार्ड हो जाता था। नहीं, वो जल्दी से टूटता फूटता नहीं था, पत्थर के जैसा हार्ड हो जाता था। इसलिए वो लोग स्मारक बनाना कौन सी किए, चालू कर दिए। लेकिन जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया, तब वैज्ञानिकों का ध्यान गया, डॉक्टरों का ध्यान गया कि भाई हड्डी बड़ी यदि टूट जाता है तब पहले लोग क्या करते थे, इस तरह से कमानी वगैरह लेते थे, है कि नहीं। ऐसे करके रस्सी वगैरह से बांध देते थे, क्योंकि हड्डी का एक प्रॉपर्टीज होता है कि उसको कुछ दिनों तक, ऐसे मान लो हड्डी आपका क्रेक हो गया, टूट गया, तो कुछ दिनों तक ऐसे करके, कुछ दिनों तक बिना इसको हिलाए डुलाए इसके हम छोड़ दें, तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज होता है, एक तरह केमिकल का रिसाव होता है, जो इसको वापस फिर क्या करता है, जोड़ देता है। लेकिन शर्त यही कि हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो जब हमें ये जिप्सम के बारे में जानकारी नहीं था, तो लोग ऐसे ही बैंडेज वगैरह करके ऐसे करके अब बांध देते थे, तो उसमें दिक्कत होता था। लेकिन जब ये जिप्सम के बारे में पता चल गया, तब कहा कि ओ, तो क्यों ना इसी से हम लोग प्लास्टर कर दें, क्या कर दें, प्लास्टर। तो आप लोग अभी भी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हुए देखते हुए कि गोनी में आटा के जैसा रखा हुआ रहता है, एक्चुअली वो कौन सी है, जिप्सम है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, वो कौन सी है, वो जिप्सम है। क्या चीज है, जिप्सम है। वो कौन सी है, जिप्सम है। और अब देखो यहाँ पर, ये जिप्सम हो गया, कौन सी हो गया, सॉरी वो जिप्सम नहीं है, जो गोनी में रखा रहता है ना, वो प्लास्टर ऑफ कौन सी है, पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, इस चीज को देखो यहाँ पर। जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। जिप्सम हो गया ये। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। मतलब जिप्सम के एक अणु में, एक ठो कण में जल के दो अणु होते हैं। जिप्सम जो होता है वो अकेले नहीं होता है। जिप्सम के एक ठो कण, जिसको एक मोलकुल बोलेंगे, एक अणु, उसमें जल के कई ठो कण उसका अगल बगल में रहते हैं। जब मान लो जिप्सम का एक ठो एक कण हो गया, तो इसका अगल बगल में एक ठो जल होगा, इधर भी क्या होगा, एक जल, इस तरह से रहता है। 2H2 यहाँ पर लिखा गया है। इसको 100 डिग्री सी पर हम गर्म करते हैं, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O। लेकिन जनरली जो होता है, आप हर आप फ्रैक्शन के रूप में, आप केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए थे हम कि फ्रैक्शन के रूप में ये सब चीजें नहीं होता है। ये जब भी होता है इंटीजर के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि चलो यहाँ पर ये मान है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या बनता है, जल। और क्या बनता है, जल बनता है। अभी हो गया POP बन गया आपका। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अब इसमें यदि हम जल मिला दें, तो फिर ये जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए आप डॉक्टर के पास देखते हुएगा कि गोनी में प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, POP रहता है। आपका हाथ पर टूट जाता है, हाथ वगैरह पैर वगैरह कहीं भी हड्डी में क्रेक आता है, टूटता है, तो वो लोग क्या करता है कि वो आटे के जैसा जो होता है, उसको पानी, उसके अंदर पानी मिला देता है लोग। अब पानी मिलाने के बाद चारों ओर से लेप कर देगा लो, जहाँ टूटा हुआ है वहां पर, तो लेप करेगा लो, तो कुछ देर में ये पानी से रिएक्ट करता है। ये पानी से POP क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, फिर बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, हार्ड होता है। और इस तरह से फिर वो जब एक बार हार्ड हो जाएगा, तो आपके हाथ को हिलने डुलने नहीं देगा, और जो हड्डियां हैं कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाएगा। फलस्वरूप ये आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। आपस में क्या होता है, जुट जाता है। तो इस तरह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम मकान में भी करते हैं। देखते हुएगा आजकल POP होता है मकान में, नहीं, मकान में जो होता है, ऐसे उसको बराबर करने में, पूरा स्मूथ करने में भी हम लोग POP का यूज करते हैं। आजकल जनरली POP का यूज होता है, जनरली POP का यूज होता है। उसी तरह से एक और चीज है इसमें, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जिसको हम तुतिया, CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड नहीं, ये एक लवण हो गया।
क्या हो गया, लवण हो गया। तो इसके अंदर आपका हमारा प्रश्न है, इसको हम तुतिया बोलते हैं। तो आता है एग्जाम में कि तुतिया का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है CuSO4 5H2O, CuSO4। ये जो होता है ये कलर में पानी के कारण इसका कलर हो जाता है ग्रीन। किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाएगा। किसके कारण, पानी के कारण। किसके कारण, पानी के कारण इसका कलर जो होता है वो हो जाता है क्या चीज, ग्रीन हो जाता है। नहीं तो अब कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कॉपर सल्फेट का घोल जो होता है, एक कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। इसके लिए हम उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो उसमें से पानी निकल जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। और फिर उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो फिर किस कलर का हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कॉपर सल्फेट का जो ये, इसको एक कण को हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे चीनी हो गया, चीनी का एक कण क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। नमक का एक कण क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी क्रिस्टल होता है लगभग लगभग उसके अंदर क्या रहता है, जल रहता है। क्या रहता है, जल। कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको एक हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और इसको गर्म करेंगे तो पानी यदि होगा तो वाष्प बन करके उड़ जाएगा। उड़ जाएगा तो कॉपर सल्फेट का अपना वास्तविक रंग उजला होता है। क्या होता है, तो ये पानी जब उड़ जाएगा तो उजला हो जाएगा। फिर इसका अंदर हम पानी डालेंगे तो फिर किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इससे हम कह पाएंगे कि ये क्रिस्टल जो होता है उसके अंदर क्या रहता है, पानी मिला हुआ रहता है। क्या रहता है, पानी मिला हुआ रहता है। इस तरह से आप लोगों का ये जो चैप्टर है एसिड बेस और साल्ट कौन सी हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया।